नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। पिछले वीडियोज में हम लोग मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को पढ़ चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, इनका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, साथ ही इनकी विशेषताएँ एवं उपयोगिता क्या है। इन सब के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए अब हम अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं क्या। अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो जिस प्रकार मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नागरिकों का राज्य के प्रति कर्तव्य बताया गया है, ठीक उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमें राज्य का कर्तव्य नागरिकों के प्रति बताते हैं। तो अब हम अपने मुख्य टॉपिक आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। सीधे तौर पे हम इसे ये बोल सकते हैं कि राज्य का जो नागरिकों के प्रति कर्तव्य है वही उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए हम अपने मुख्य टॉपिक की ओर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं, भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र को न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में मार्गदर्शन करना है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को मूर्त रूप देते हुए वे देश के शासन के लिए एक दिशा सूचक के रूप में कार्य करते हैं। भारत के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित दिशा निर्देशों या सिद्धांतों के एक समूह को दर्शाते हैं। वे उन आदर्शों को दर्शाते हैं जिन्हें भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नीतियां एवं कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। वे एक बहुत व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं जो सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने और एक आधुनिक तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में विस्तृत प्रावधान दिया गया है। अच्छा, नोट के तौर पे एक बात हम और जानेंगे। ये जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान है, ये हमें आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। ये किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अधिकतर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो यहाँ फिर लिख रखा है आयरलैंड के संविधान से अर्थात आयरिश संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। यद्यपि संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत नहीं किया गया है, फिर भी उनकी विषय वस्तु और अभिविन्यास के आधार पर उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हाँ, यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो मूल संविधान है उस पर इसका वर्गीकरण नहीं दिया गया है, उस पर तो केवल लिखा गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्णित किया गया है। इसको अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं, जो कि समाजवादी विचारधारा के सिद्धांत पर है, गांधीवादी विचारधारा के सिद्धांत पर है एवं उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे समाजवादी सिद्धांत। समाजवाद की विचारधारा को मूर्त रूप देते हुए ये सिद्धांत एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। कुल मिलाकर वे सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। और हाँ, यहाँ हम अनुच्छेद नंबर के साथ उसके विषय वस्तु को दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप परीक्षा में भी इसी प्रकार लिखें। हाँ, इससे यह है कि अगर आप अनुच्छेद डालकर ऐसे नोट करते हैं तो नंबर बढ़ने के चांस अधिक हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे याद करना है तो इसे सिंपल फॉर्म में लिख के भी याद किया जा सकता है। तो आइए हम अनुच्छेद 38 के देखते हैं। अनुच्छेद 38 में क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोक कल्याण को बढ़ावा देना होगा तथा आय, स्थिति, सुविधाओं एवं अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करना होगा। अब इसका उदाहरण क्या है? मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सब समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 39 में क्या है। सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुरक्षित करना, सामान्य भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान,
जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण तथा विकास के अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 39A में देखेंगे समान न्याय को बढ़ावा देना एवं गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। फिर अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करना। फिर अनुच्छेद 42 न्यायपूर्ण एवं मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत का प्रावधान करना, जैसे पीएम मातृत्व वंदन योजना, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017, ये सब इसके उदाहरण हैं। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 43 सभी श्रमिकों के जीवन यापन के लिए वेतन, जीवन स्तर और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों को सुनिश्चित करना, इसका भी उदाहरण मनरेगा है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 43A, इसमें है क्या प्रावधान है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। ये अनुच्छेद 43A के अंतर्गत समाजवादी विचारधारा में रखा गया है। फिर जानते हैं अनुच्छेद 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 इसके अंतर्गत आता है। अब देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधीवादी विचारधारा के कुछ प्रमुख नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें सुशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करना। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। अनुच्छेद 47 देखेंगे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थों और नशीली दवाओं के सेवन को रोकना। अब हम पढ़ेंगे उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी विचारधारा को दर्शाने वाले कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे अनुच्छेद 44 पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल प्रदान करना, जिसका प्रमुख उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। अनुच्छेद 48A देखेंगे पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 49 में है ऐसे कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। अनुच्छेद 50 देखेंगे राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रों के बीच उचित एवं सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, ये राज्य का परम कर्तव्य है। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में राज्य के नए नीति निर्देशक सिद्धांत क्या जोड़े गए हैं। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से समय समय पर उन पर कुछ ना कुछ जोड़ा जाता रहा है। तो आइए हम देखते हैं आखिर उनमें जोड़ा क्या गया। संविधान के मूल रूप से शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में समय के साथ कुछ परिवर्तन हुए हैं। विभिन्न संविधान संशोधनों ने मूल सूची में कुछ नए नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा है। साथ ही कुछ मौजूदा सिद्धांतों को भी संविधान संशोधनों के माध्यम से संशोधित किया गया था। इन परिवर्तनों और विकास को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में 4 नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आता है अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। अनुच्छेद 39A समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। फिर हम देखेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया। अनुच्छेद 38
आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। फिर देखेंगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 2 परिवर्तन किए गए। पहला, अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित किया गया। संशोधित निर्देश के अनुसार राज्य को सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक पूर्व प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। फिर 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम में एक नया सिद्धांत जोड़ा गया जो कि निम्नलिखित है। यह सिद्धांत अनुच्छेद 43B में जोड़ा गया। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना जिसका उद्देश्य होगा। अभी तक हमने देखा नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये किस अनुच्छेद में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है और उनके वर्गीकरण को भी जाना। आखिर किस विचारधारा के अंतर्गत किस प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। अब हम देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संवैधानिक निर्देश। ये तत्व विधायी, कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित मामलों में राज्यों के लिए संवैधानिक निर्देश है। इस प्रकार ये तत्व नीतियाँ और कानून बनाने के दौरान राज्य द्वारा ध्यान रखे जाने वाले आदर्शों के रूप में कार्य। इसे अगर हम सरल रूप में समझें तो ये वैसे कर्तव्य के रूप में है, जिसे राज्य को कोई भी कानून बनाने से पहले एक बार देखना होगा कि कहीं इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो अर्थात इसे संविधान द्वारा जो निर्देश दिया जा रहा है वही नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। फिर आता है ये गैर न्यायिक हैं। मौलिक अधिकारों के विपरीत जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य होते हैं, ये नीति निर्देशक सिद्धांत अन्यायिक होते हैं। अर्थात न्यायालयों द्वारा इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और ना ही सरकारों को उन्हें लागू करने के लिए बाध्य किया जा सकता। और यही बात हमने आपको पहले मौलिक कर्तव्य में भी बता रखी है कि मौलिक कर्तव्य को भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, केवल सुझाव दिया जा सकता है और उसके उल्लंघन पर कोई कानून या दंड नहीं है। फिर आता है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। ये तत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को साकार करने का लक्ष्य रखते हैं। इस प्रकार ये तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। फिर आता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य। ये तत्व एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार ये एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। फिर सुशासन को बढ़ावा देना। ये तत्व सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शासन में अनुकूलन और नवाचार की अनुमति देते हैं। इस प्रकार ये तत्व सुशासन की पद्धतियों को बढ़ावा देते हैं। अब हम जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता क्या है, अर्थात इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान में। क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार भी थे, मौलिक कर्तव्य भी थे और संविधान में कई सारी ऐसी बातें थी। तो अब देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। निर्देशों का साधन। ये तत्व भारतीय संघ के भीतर सभी प्राधिकरणों के लिए निर्देशों के उपकरण या सामान्य सिफारिशों के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात तो इन्हें एक प्रकार से संविधान का निर्देश माना जाता है। फिर देखते हैं राज्य के कार्यों के लिए रूपरेखा। ये तत्व राज्य द्वारा किए गए सभी कार्यों को निर्देशित करने वाले व्यापक ढांचे का गठन करते हैं। न्यायपालिका की सहायता। ये तत्व न्यायपालिका को किसी कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने में मदद करते हैं। इस प्रकार ये न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करते हैं। संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। ये तत्व भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रस्तावना में परिकल्पित आदर्शों को विस्तृत करते हैं और उन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। नीतियों में स्थिरता एवं निरंतरता। ये तत्व राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी नीतियों दोनों में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों का पूरक। ये तत्व सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का प्रावधान करके भाग 3 के रिक्त स्थान को भरकर मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। फिर है सरकारी प्रदर्शन को मापने में सहायक। ये सिद्धांत सरकार के प्रदर्शन को मापने के लिए मापदंड के रूप में कार्य करते हैं।
इस प्रकार ये नागरिकों के साथ साथ विपक्ष को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करने में सहायता करते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, या कुछ भी सुझाव अगर आपके पास हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।